बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है फर्स्ट यूनिट में, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी डिस्कशन के साथ हाजिर हैं। इससे पहले, क्योंकि ये बाकायदा फ़र्स्ट लेक्चर है फर्स्ट ईयर का, तो उन तमाम तलबा को जो 10th अपने पास करने के बाद या पास होने के बाद फर्स्ट ईयर में आए हैं, अपनी ज़िंदगी का एक नया और इम्पोर्टेंट फेज़ शुरू कर रहे हैं, उनको उनकी कामयाबी पे मुबारकबाद भी और उन्हें कॉलेज लाइफ में वेलकम भी। तो इस फर्स्ट फ्लाइट लैमो फ्लावर्टी की शॉर्ट स्टोरी है, और शॉर्ट स्टोरी के हवाले से एक शॉर्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि शॉर्ट स्टोरी दरअसल क्या है, और उसको सिलेबस में डालने का, शॉर्ट स्टोरी को फर्स्ट ईयर के सिलेबस में या किसी भी लेवल के सिलेबस में डालने का क्या मकसद होता है, क्या मद्देनज़र हमने रखना है इसको पढ़ने से पहले कि हम क्यों ये शॉर्ट स्टोरीज पढ़ रहे हैं। तो तब मैंने बताया कि शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर डिफरेंट थीम्स होते हैं जो हमें लाइफ स्किल्स के हवाले से डेवलप करते हैं। तो इस स्टोरी से भी यकीनन आप लेसन हासिल करेंगे, अपने लाइफ स्किल्स को डेवलप करेंगे, और साथ ही साथ इसका जो एकेडमिक पर्पस है वो इंग्लिश लैंग्वेज की वोकैबुलरी, उसकी ग्रामर, इन चीज़ों के हवाले से आपको आपकी जो डेवलपमेंट है उसको इंश्योर करना है। ज़ाहिर है, जब स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नए वर्ड्स आएंगे, वो आप सीखेंगे, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, और फिर रीडिंग जो होती है वो जो सेंटेंस फेमिलराइजेशन है स्टूडेंट्स की, जो मानूसियत है जुमले के साथ, उसके स्ट्रक्चर के साथ, वो बढ़ा देती है। तो ग्रामर स्किल्स भी इनडायरेक्टली डेवलप होते हैं उससे। और इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं कि अब स्टोरी है तो उसको कैसे डेवलप करना है, पैराग्राफ है तो उसको कैसे डेवलप करना है, इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप वाइल रीडिंग अ स्टोरी, वाइल लर्निंग अ स्टोरी, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। शॉर्ट स्टोरी हमें इनडायरेक्टली राइटर की थॉट्स, उसके मोटिव्स, उसके हवाले से बताती है। आपका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं लियामो फ्लावर्टी का, जो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और इस स्टोरी के राइटर भी हैं। तो लियामो फ्लावर्टी 1896 में पैदा हुए और 1984 है लिव्ड अ वेरी लॉन्ग लाइफ, और ये आयरिश नावलिस्ट हैं और बड़े सिग्निफिकेंट और लिटरेरी, आयरिश लिटरेरी जो रेनेसां है उसके बड़े एक मेजर फिगर हैं, और उनकी कुछ फेमस बुक्स का यहाँ जिक्र किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। ये जो स्टोरी है इस फर्स्ट फ्लाइट, ये अभी आपके सिलेबस में शामिल है, अब्रिज्ड वर्जन है, कंप्लीट स्टोरी इसमें शामिल नहीं है। और ये एक छोटे नन्हे बगले के बारे में है, सीगल के बारे में। सीगल्स जो हैं ये ऐसे परिंदे हैं जो आपको पानी वाली जगहों के करीब नजर आएंगे, सफ़ेद रंग के होते हैं, और मछलियाँ क्योंकि पकड़ के पानी से खाना ही इनकी खुराक है, इसलिए आपको इन एरियाज़ में, पानी वाले एरियाज़ में ज़्यादा नजर आते हैं, समंदरों के साहिलों के आसपास, दरियाओं के आसपास, जहाँ भी पानी मौजूद हो वहाँ। तो बहुत खूबसूरत परिंदा है। इनमें एक यंग सीगल, नन्हा जो सीगल है, वो अब इस काबिल हो गया है कि वो उड़ सके, लेकिन वो कॉन्फिडेंस में लैक कर रहा है। उसके अंदर ये हिम्मत नहीं पैदा हो रही कि वो ये स्टेप ले ले, हालांकि उसके भाई और उसकी बहन से छोटी वो ये कदम उठा चुके हैं और उड़ चुके हैं, लेकिन उसे लगता है कि उसके पर उसका साथ नहीं देंगे। तो इस सिचुएशन में स्टोरी को राइटर ने आगे डेवलप किया, और बड़े इम्पॉर्टेंट जो लेसन्स हैं लाइफ के हमें वो इस छोटी सी स्टोरी से हमें मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट रीडिंग ऑफ द स्टोरी। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। नन्हा बगला अपनी लेज पर, अपनी चट्टान पर अकेला था। लेज बेसिकली प्रोजेक्शन, एक शार्ट प्रोजेक्शन होती है, आगे की तरफ निकला हुआ हिस्सा, किसी भी चीज़ का जो आगे की तरफ निकला हुआ हिस्सा हो उसे लेज कहते हैं। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। एक दिन पहले ही इसके दो भाई और इसकी छोटी बहन वो उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। वो उनके साथ उड़ने से डर गया था, यानी डर की वजह से उनका साथ नहीं दे पाया था उस परवाज में। When he had run forward to the brink of the ledge, he became afraid. जब वो उस चट्टान के किनारे तक
आगे दौड़ के आया तो उसे डर लग गया था, यानी हिम्मत की उसने थोड़ी, भाग के किनारे तक गया, लेकिन फिर वह हिम्मत जवाब दे गई और डर गया, जबकि इसके बहन भाई डरे बगैर उड़ गए। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच्ड डाउन beneath एंड इट was माइल्स डाउन। समंदर की जो वुसअत है उसके सामने फैली हुई थी, स्ट्रेच्ड डाउन beneath, नीचे, स्ट्रेच फैलाओ, एक्सपैंड एक्सपैंडेड, और नीचे फिर इसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा थी, यानी जिस जगह पे वो मौजूद था समंदर उससे नीचे भी बहुत ज़्यादा वाक़ था, फिर था भी बहुत वसी और इस समंदर, तो उसे अपनी बचत का की कोई सूरत दिखाई नहीं दे रही थी। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। समंदर था भी तो उससे क्या, उसने तो उड़ना था, लेकिन यहीं पे मसला था। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसे पूरा यकीन हो गया कि उसके पर उसका कभी सहारा नहीं बन सकेंगे, उसका बोझ नहीं उठा सकेंगे। सपोर्ट, सहारा देना, मदद करना। तो यहाँ मुराद ये है कि उसे लगता है कि उसके पर, उनके अंदर इतनी पावर नहीं है कि उसको उनकी मदद से वो अपना बोझ उठा सके और उड़ सके। सो ही बेंट हिज हेड, सर झुकाया उसने शिकस्त के या मायूसी के इजहार के तौर पर, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और दौड़कर उस छोटे से सुराख में चला गया जहाँ वो रात को सोया। तो आप देखें जो जितनी डिटेल से जो मूवमेंट है इस सीगल की और जेस्चर्स हैं जिस तरह डिटेल से राइटर डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उससे हमें राइटर के स्किल्स के बारे में पता चल रहा है, राइटर की एबिलिटीज़ के बारे में पता चल रहा है कि ही इज़ अ वेरी शार्प ऑब्जर्वर, कि किस तरह बड़ी महारत से वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं पूरी डिटेल में। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे back to the little hole where he slept at night. His father and mother had come around calling to him shrilly. उसके वालिद, उसकी वालदा, उसके माँ बाप वो उसके आसपास आए थे चिल्लाते हुए, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देते हुए उसे। कॉल टू फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है आवाज़ दे के पुकारना किसी को। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद वो हिल नहीं सका। For the life of somebody, for the life of him, एक idiom है, इसका मतलब क्या होता है, in spite of all the efforts। तो ये सिचुएशन है उसकी जिसमें वो उड़ने में नाकाम है, जबकि उसके बहन भाई उड़ चुके हैं और अब वो एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है, अकेला रह गया हुआ है। वो चाहता है कि अपनी फैमिली के साथ जाके मिले, लेकिन डायलेमा उसका यही है कि उसके जो पर हैं वो उसे लगता है कि उसका साथ नहीं दे पाएंगे। अब ये जो सारी पीछे बयान किया, दैट वाज 24 आवर्स अगो, ये सारी जो एफर्ट उसने एक अटैम्प्ट की थी, नाकाम कोशिश, और फिर वापस मायूस होकर चला गया था, ये 24 घंटे पहले की बात है। उसके बाद से 24 घंटे गुजर चुके हैं। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से कोई उसके नज़दीक नहीं आया था। उस वक्त तो उन्होंने उसे कहा था, कोशिश की उसको उकसाने की, उसको आवाज़ें देने की, चलो भाई हिम्मत करो चलो, लेकिन अब कोई उसके पास फिर नहीं आया। The day before, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. एक दिन पहले ही उसने अपने भाइयों को और अपनी बहन को अपने वालिदैन के साथ उड़ते हुए देखा था। अभी उसके पास नहीं आ रहे। वैसे आपके जहन में क्या आता है, क्यों उसके पास नहीं आ रहे होंगे? 24 घंटे से कोई इसके पास क्यों नहीं आया? देखते हैं अब स्टोरी के अंदर आपको इसका जवाब मिलता है। यानी they were teaching them the art of flight and how to dive for fish. वो उन्हें, यानी इस नन्हे बगले के जो बड़े भाई और बहन छोटी थी, उनको उड़ना सिखा रहे थे। उसमें उनको उनकी तरबियत कर रहे थे उड़ने के फ़न में, कि मछली के लिए गोता कैसे लगाना है। He had seen his elder brother catch his first herring while his parents circled around proudly. उसने अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को मछली पकड़ते हुए पहली देखा था। हेरिंग एक मछली का नाम है, जबकि उसके वालिदैन बड़े फ़ख्र से उसके गिर्द घेरा डाल रहे थे। पहले भाई, बड़े भाई ने जब पहला शिकार किया तो ज़ाहिर है वालिदैन को उस पर फ़ख्र हुआ, उसके गिर्द बड़े फ़ख्र से मौजूद थे। बिल्कुल सेम देखें जिस तरह से ह्यूमंस में जब कोई इंसान को अचीव करता है, कुछ बड़ा काम कर गुजरता है, तो सबसे ज़्यादा उसके वालिदैन उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। तो ये एक इंस्टिंक्टिव जिबिली चीज़ है जो इन बर्ड्स में भी मौजूद है, और राइटर ने इसको ऑब्जर्व किया है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग वार्मली ऑन हिज लेज।
that faced the south. सूरज अब आसमान में बुलंद हो रहा था और ब्लेज झुलसाना, बहुत ज़ोर की रोशनी और हरारत डालना, बड़ी गर्मी तपिश उस चट्टान पर डाल रहा था। सूरज की गर्मी तपिश चट्टान पर पहुंच रही थी। दैट फेस्ड द साउथ, क्योंकि इस चट्टान का जो रुख था वो जुनूब की तरफ था, तो वहाँ पे सूरज की जो रोशनी और जो हरारत होती है वो बराह रास्त पड़ती है। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसे गर्मी ज़्यादा महसूस हुई क्योंकि उसने पिछली रात के शुरू से कुछ नहीं खाया था। तो इसका मतलब अब ये भूखा अकेला है, तो अब दूसरा पता ये चला कि भूखा भी है, कोई इसके पास नहीं आया, और इसका मतलब है कि इसे खुराक भी किसी ने नहीं दी। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेट्स सी। और क्योंकि खुराक ना मिलने की वजह से कमज़ोर हो चुका है, इसलिए अब इसको भूख भी ज़्यादा लग रही है, और गर्मी भी ज़्यादा महसूस हो रही है। नाउ देयर वाज नॉट अ सिंगल, ही फेल्ट दैट हीट बिकॉज, बीच में एक सेंटेंस नहीं रह गया कि उसे एक मछली का टुकड़ा, मॉक्रिल की टेल उसे मिल गई थी, और वो उसने कहते कि उसके बाद से उसे कोई भी जो है घास, कोई खुराक का तिनका तक, कोई छोटा सा टुकड़ा भी, सिंगल स्क्रैप, कोई ऐसे कचरा भी खुराक का उसे नहीं मिला था इस अपने तिनकों वाले घोंसले में। His little grey body trotted back and forth on the ledge. उसकी जो जिस्म है मटियाले भूरे रंग का, वो उस चट्टान पर आगे पीछे जो है वो दुर की चाल चल रहा है। He was trying to find some means of reaching his parents without having to fly. वो कोशिश कर रहा था कि अपने वालिदैन तक उड़ने के बगैर, उड़ना ना पड़े, उसकी जगह बगैर पहुंच सके, ऐसा कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। But on each side of him the ledge ended in a sheer fall. लेकिन इस चट्टान के दोनों तरफ जो उतराई थी वो sheer fall थी, बिल्कुल अमूदी थी, जिसका मतलब था कि वहाँ से उतरा नहीं जा सकता, वहाँ से गिरा जा सकता था। With the sea beneath, और गिरने का मतलब ये था कि सीधा नीचे समंदर में जाओ। He could surely reach them without flying if he could only move northwards along the cliff. यकीनन वो पहाड़ी के साथ अगर शुमाल की तरफ चलता जाता तो उड़े बगैर उन तक पहुंच सकता था। But then on what could he walk? लेकिन चलता किस पे? There was no ledge and he was not a fly. क्योंकि न तो चट्टान तो थी नहीं कोई, और वो कोई मक्खी तो था नहीं कि उड़ जाए। I was not a fly, I was not going to fly, दोनों इसके मतलब हो सकते हैं। यानी एक ही तरीका था उड़ के जाना, वो नहीं हो सकता था, वरना पाँव रखने की जगह हो तो वो उस पर मूव करके उन तक पहुंचे। He stepped slowly out to the brink of the ledge. इस चट्टान के किनारे तक आहिस्ता आहिस्ता उसने कदम बढ़ाए, यानी एक बार फिर वो हिम्मत जोड़ता और पहुंचता किनारे पर और उड़ने के बारे में सोचता। He stood on one leg with the other leg hidden under his wing. एक टांग पर वो खड़ा हुआ, जबकि दूसरी टांग उसने अपने पर के नीचे छुपा ली। Closing one eye and then the other, एक आंख बंद करके और दूसरी फिर दूसरी बंद करके। He pretended to be falling asleep. उसने ऐसे जाहिर किया जैसे वो नींद में हो, वो सो गया हो। अब ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके और उसकी फैमिली के बीच में एक साइकोलॉजिकल एक वॉरफेयर चल रहा है। यानी उसको यहाँ अकेले छोड़ने का मकसद उसकी फैमिली का यकीनन यही है कि उसके पास कोई रास्ता ना छोड़ा जाए, उसको मजबूर किया जाए कि वो उड़े। लेकिन वो दूसरी तरफ अब ये सोने की जो एक्टिंग कर रहा है, हालांकि भूख की वजह से और इस अकेलेपन और परेशानी की वजह से उसे नींद नहीं आ सकती, लेकिन वो ये उनको तासुर देना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है, ताकि उसके जो पेरेंट्स और फैमिली है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएं, सोचें कि यार ये तरीका इसको सिखाने का शायद कामयाब नहीं है। स्टिल हिज पेरेंट्स टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन अभी भी उसके वालिदैन ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। अब जो वो चाहता है कि उसके वालिदैन इसको तवज्जो दें कि यार ये सो गया और ये परेशान भी है और इसको हमें किसी तरह रेस्क्यू करना चाहिए, कि उन्होंने कोई परवाह नहीं की। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau. सतह मुर्तफा ऊंची जगह थी, उस पर उसने अपने दोनों भाइयों को और बहन को लेटे हुए भी देखा।
ज़ाहिर है उड़ने शिकार करने उस पर थकने के बाद वो वहाँ पे लेटे हुए थे। दे वर डोजिंग। अब ये जो उसकी फैमिली है उसके पेरेंट्स का नोटिस नहीं ले रहे, तो क्या लगता है आपको क्यों नहीं ले रहे? क्या उन्हें उसकी परवाह नहीं है? और वो क्या वो चाहते हैं कि बेशक वो भूख से मर जाए वहाँ पे, तो क्यों उसकी परवाह दरअसल नहीं कर रहे? आपके जहन में क्या ख्याल आता है? ये इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं अपने माइंड में, ये स्टूडेंट्स का काम है को लाया करें और फिर स्टोरी में उनके आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करें। दे वर डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर विंग्स। वो ऊँग रहे थे और उनके सर जो हैं वो उनके परों में गुम हुए थे, उसमें उन्होंने छुपाए हुए थे। His father was preening his feathers on his white back. उसका बाप अपने सफ़ेद पीठ पर मौजूद जो पर हैं उनको झाड़ रहा था, उनको साफ करता। पीन टू क्लीन, साफ करना। Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माँ ही उसे देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau. सतह मुर्तफा पर एक ऊंची उभरी हुई जगह, हम जैसे ऊँट की कुहान होती है, इसे उभरी हुई जगह पर वो अब खड़ी थी। ईटिंग अ पीस ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा खा रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। खुराक के इस नज़ारे ने उसे यानी यंग सीगल को पागल बना दिया। वो यानी भूख की शिद्दत की वजह से बड़ी शिद्दत से तलब महसूस कर रहा है। पागल होने से क्या मुराद है कि उसकी जो खुराक की तलब है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। तो गा 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 अपनी परिंदों वाली आवाज़ में अपनी माँ को उसने दरख्वास्त की कि कुछ खाना उसके लिए ले आए। गाउला शी स्क्रीम्ड बैक, और उसने और उसकी माँ ने वापस चिल्ला के उसे जवाब दिया। गाउला जैसे कहते हैं ना फटे मुँह, यानी उसको ये तासुर दिया कि तुम्हारी इस रिक्वेस्ट पर कोई अमल होने वाला नहीं है, दफ़ा हो जाओ तुम्हें यानी उड़ना ही होगा। अब इस तरह सख्ती से क्यों पेश आ रही है? वंस अगेन या पिछले भी जो हमने सवाल ज़हन में लाए थे वो यही हैं। इस सारी सख्ती, इस बेइतनाई, सब कुछ का मतलब एक ही है कि किसी तरीके से उसको जब मजबूर किया जाए, उसके पास कोई ऑप्शन न छोड़ा जाए सिवाय इसके कि वो उड़े। He kept calling and after a minute or so he uttered a joyful scream. उसने पुकारना जारी रखा और एक आध मिनट के बाद उसने खुशी की चीख मारी। और ये खुशी की चीख क्यों? क्योंकि उसने कुछ देखा था। क्या देखा? His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. उसकी माँ ने मछली का टुकड़ा उठाया था और वो टुकड़ा लेकर उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही थी। When she was just opposite to him, तो यार उसके लिए बड़ी खुशी की बात थी कि आखिर उसका रोना धोना काम आ गया, उसकी माँ उसे मछली देने आ गई है। But when she was just opposite to him, she halted. लेकिन जब वो बिल्कुल उसके बिल्कुल मुकाबिल आ गई तो वो रुक गई। Her wings motionless, उसके पर बिल्कुल साकित हो गए। The piece of fish in her beak was almost within reach of his beak. उसकी चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वो तकरीबन उसकी चोंच की पहुंच में था। यानी जो डरने बगले की माँ की चोंच में मछली का टुकड़ा था वो इस छोटे बगले की चोंच की पहुंच में था। यानी अगर वो उसको झपटता तो उसे लगता था कि पहुंच जाएगा। He waited a moment in surprise. एक लम्हे को तो हैरत से वो रुका रहा। Wondering why she did not come nearer. ये सोचते हुए कि आखिर वो नज़दीक क्यों नहीं आ रही। यानी लगा तो यही था कि मछली लेके आ रही है, उसे देने आ रही है तो उसे आना चाहिए था, लेकिन एकदम रुक क्यों गई है? ये बात थोड़ा सी देर के लिए इसकी सोच में वो पड़ा। एंड देन maddened by hunger he dived at the fish. लेकिन उसके पास बहुत सोचने का टाइम नहीं था। क्यों? क्योंकि भूख उसे पागल कर रही थी। मैडन बाय हंगर, भूख के पागलपन में ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली पे छलांग लगा दी। अब उसने इस छलांग के, इस जंप के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि उसकी भूख ने उसे ऐसा सोचने की मोहलत नहीं दी। बस ये करीब तो है मछली, उसे दिख रही है और उसने उस पर एकदम से झपटा मारा ताकि जल्दी से ये उचक ले और इसे खा ले। With a loud scream, he fell outward and downwards into space. एक ऊंची चीख के साथ वो बाहर की तरफ, नीचे की तरफ गिरने लगा खला में। Then terror seized him. फिर उसे खौफ ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। And his heart stood still. और उसका दिल गोया रुक सा गया, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ है कि जो उसने जंप लगाया, ये झपटा मारा है उसने,
ये झपटा, ये झपट्टा या झपटा जो भी है उसकी, उसने उसके मछली तक तो नहीं पहुंचाया, ठीक है, बल्कि जब उसने जंप किया तो उसकी माँ ऊपर एकदम से उठ गई और वो नीचे गिरा, बट इट ओनली लास्टेड अ मोमेंट। वो एक, लेकिन ये लम्हे के लिए ये जो टेरर है ये रहा खौफ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही लम्हे उसने अपने परों को बाहर की तरफ फैलता हुआ महसूस किया। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, हवा उसकी छाती के परों के साथ टकराई। देन अंडर द स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, फिर उसके मैदे के नीचे और फिर परों के साथ टकराई हवा। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, तो ये महसूस कर सकता था वो कि उसके जो परों के किनारे हैं वो हवा को काटते हुए गुजर रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, वो सर के बल अब नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब आहिस्ता आहिस्ता वो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ उड़ रहा था। सोर टू फ्लाई, उड़ना, ऊंचा उड़ना, और sometimes soar refers to flying without flapping the wings. He uttered a joyous scream and flapped them again. उसने एक ज़ोरदार चीख मारी खुशी की, और एक बार फिर, क्योंकि उसके लिए खुशी की बात क्या थी, उसके लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज ये था कि वो जो जिस खौफ में था कि उसके पर उसका बोझ नहीं उठाएंगे, वो उसका खौफ सुपरस्टिशियस साबित हुआ था, गलत साबित हुआ था, और अब उसे पता चल चुका है कि वो उड़ सकता है। तो फिर अपने परों को फड़फड़ाया उसने। ही सोर्ड हायर, अब पहले से ज़्यादा ऊंचा उड़ गया वो। ही his mother flew past him, उसकी माँ उसके पास से गुजरी। her wings made a loud noise, उसके परों से ऊंची पुरशोर आवाज़ निकल रही थी। he answered her with another scream, एक और चीख के ज़रिए उसने उसको जवाब दिया। then his father flew over him, फिर उसका बाप उसके ऊपर उड़ने लगा, स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए। then he saw his two brothers and his sister flying around him, फिर अपने दोनों भाइयों और बहन को भी उसने अपने गिर्द उड़ते हुए देख लिया। he saw a vast green sea beneath him, अपने नीचे उसने सबज वसी और इस समंदर को देखा। and he turned his beak sideways and crowed amusedly, फिर उसने अपनी चोंच को इधर उधर मोड़ा और खुशी से काएं काएं करने लगा, अपनी जो भी उसकी आवाज़ थी वो निकालने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on this green floor in front of him, इस सब्ज फर्श पर उसके भाई और उसकी बहन उसके सामने ही उतरे थे। अब यहाँ फर्श से क्या मुराद है, फर्श को उसने मेटाफर यूज़ किया है समंदर की सतह के लिए, समंदर की सतह जो पानी की, उसे फर्श करार दिया है। तो वो इतने आराम से इस पे उतरे थे जैसे कि फर्श हो। दे वर बैकनिंग टू हिम, वो उसे इशारे कर रहे थे, बैकन इशारा करना, जेस्चर्स देना। कॉलिंग श्रिली, और ज़ोर ज़ोर से पतली आवाज़ में चिल्ला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea, उसने सब समंदर पर खड़े होने के लिए अपनी टांगें नीचे की। His feet sank into the sea and then his belly touched it and he sank no further, उसके पर समंदर में डूब गए और फिर उसका पेट समंदर से जाके लगा और इससे आगे वो नहीं डूबा। He was floating on it, अब वो इस पे तैर रहा था। and around him his family was screaming, praising him, और उसके इर्द गिर्द उसके घर वाले चिल्ला रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। he had made his first flight, अपनी पहली परवाज़ उसने कर ली थी, इस परवाज़ में वो कामयाब हो चुका था। इस 25 मिनट्स के तकरीबन लेक्चर में अभी हम इसकी जो टेक्स्ट है उसका हमने एक जायज़ा लिया, उसकी रीडिंग की। नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट वीडियो में हम उसके टेक्स्ट जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे और डिफरेंट और भी जो आइडिया इससे रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं रही है तो डिसलाइक भी कीजिए और अपने कमेंट्स में बताइए भी कि किस तरह से इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है।